Assalamu alaikum dear students. This is unit number 4 of course code 9057. This is classical drama, and unit number 4 is concerned with it is focused on Dr. Faustus. Dr. Faustus is a play of the Renaissance era that was written by a very famous writer, English writer, Christopher Marlowe. So here are the contents of this unit. In this unit, you are going to learn about the life and works of Christopher Marlowe. You are going to learn about Elizabethan drama. You are also going to learn about the introduction of Dr. Faustus, that what is Dr. Faustus, under what circumstances it was written. You are going to familiarize yourself with the प्लॉट ऑफ द प्ले. ऑब्वियसली टेक्स्ट पूरी जो है उसको पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि डिटेल्ड प्लॉट जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए आउटसाइड द बुक, जो कि किताब के अंदर नहीं है. किताब के अंदर बहुत ही छोटा प्लॉट दिया गया है. ठीक है. Then we are going to discuss Dr. Faustus as a heroic tragedy and the major themes of Dr. Faustus. So first of all, let us have a look at life of Christopher Marlowe. क्रिस्टोफर मार्लो जो है एलिजाबेथन एज का एक बहुत ही बड़ा नाम है. ठीक है. ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ ट्रांसलेटर एंड ही वॉज अ पोइट ऑफ ग्रेट लिटरेरी रेप्यूट. इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी लिटरेचर की फील्ड में. जहाँ तक इसकी फैमिली बैकग्राउंड का ताल्लुक है तो ही हैड अ हम्बल बैकग्राउंड. कॉबलर का बेटा था एंड ही वाज बोर्न इन 1564. डेट ऑफ बर्थ क्रिस्टोफर मार्लो की आपने याद रखनी है और आपको याद रहेगी इस वजह से बिकॉज इट इज द सेम ईयर इन विच शेक्सपियर वाज बोर्न. ठीक है. शेक्सपियर भी जो है वो लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये भी दोनों हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे. लेकिन जो इसका हम्बल बैकग्राउंड है या गरीब घराने से ताल्लुक होना जो है ये इसके लिटरेरी टैलेंट को डेवलप होने से रोक नहीं सका. ठीक है. इवन देन ही प्रूव्ड आउट टू बी अ लिटरेरी जीनियस इन द फील्ड ऑफ ड्रामा. पर्टिकुलरली जो इंग्लिश ड्रामा है उसमें क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसने अटेंड की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इसने थियोलॉजी और एंशिएंट लैंग्वेजेस की एजुकेशन हासिल की. थियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द रिलीजन, यानी कि इसने क्रिश्चियनिटी और बाकी जितने रिलीजन्स हैं उनका मुताला किया और एंशिएंट लैंग्वेजेस का मुताला किया. अब आपको पता है, ज़ाहिर है आप लोग भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं. So whenever we are studying languages, it means that we are studying literature. ठीक है. हमेशा लैंग्वेज को लिटरेचर के जरिए पढ़ाया जाता है. तो यानी कि ही फेमिलियराइज्ड हिमसेल्फ विद द एंशिएंट लिटरेचर्स. अब एंशिएंट लिटरेचर के अंदर रोमन लिटरेचर भी शामिल है, ग्रीक लिटरेचर भी शामिल है. यानी कि ही वाज लर्निंग लैटिन लैंग्वेज, ही वाज लर्निंग ग्रीक लैंग्वेज. और ये जो उसकी लर्निंग्स हैं, लर्निंग ऑफ थियोलॉजी, लर्निंग ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेजेस लाइक लैटिन एंड ग्रीक, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हिज लिटरेरी करियर. और इसकी कमांड जो है, जो उसकी ग्रिप है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो उसके प्लेस के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है. मार्लो के बारे में कहा यह जाता है कि ही वाज अ गवर्नमेंट एजेंट. ठीक है. कि वो सीक्रेट सर्विसेज जो है इंग्लैंड की उनका एजेंट था. So Marlowe was exposed to foreign tours and foreign trips और ज़ाहिर है उस पर कुछ ख़ास किस्म की नवाजिशात थी. तो इसी वजह से कुछ लोग जो है वो क्लेम करते हैं दैट ही वाज अ गवर्नमेंट स्पाई. ठीक है. और सर फ्रांसिस विलिंघम के लिए जो कि सीक्रेट सर्विस का इंचार्ज था उसके लिए इसने स्पाइंग यानी कि जासूसी का काम किया. मार्लो जो है ही वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट. अब ये मूवमेंट आपने रिलीजियस बिलीफ्स जो है ना इनका ख्याल रखना है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं किसी भी राइटर के. तो ही वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट. और जो आइडिया ऑफ फ्री स्पीच है इस पे इसने एम्फेसिस किया कि हर एक शख्स को फ्री स्पीच का राइट होना चाहिए. अब इसके पीछे कुछ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं कि वो फ्री स्पीच का हामी क्यों था, वो एक अलग बहस है. 1587 के अंदर मार्लो ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ा, यानी कि एजुकेशनल कैरियर का उसका इख्तिताम होता है. एंड ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल कैरियर एज अ प्ले राइटर इन लंदन. और लंदन उस दौर में जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनका हब था एलिजाबेथन टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है. अब
मार्लो ने कौन सा ड्रामा किस ईयर में लिखा एग्जैक्टली जो ईयर्स हैं उसके अननोन है, लेकिन जनरल बिलीफ ये है कि जो उसने राइटिंग का आगाज़ किया ये उस वक्त उसने आगाज़ किया जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहा था। और जो उसका पहला प्ले है इट इज़ डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। ठीक है, ये सबसे पहला प्ले है उसका। और इसके बारे में समझा ये जाता है कि टॉमस नैश जो है इसने भी इस ड्रामे के लिखने के बीच में कंट्रीब्यूट किया, कुछ ना कुछ उसने लिखा है। टॉमस नैश जो है ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, और इस ग्रुप का लीडर जो था वो क्रिस्टोफर मार्लो था। ठीक है, जो उसका पहला प्ले है डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, इट इज बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनियड। वर्जिल वाज एन एंशिएंट राइटर। आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना कि जो उसका नॉलेज ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो रिफ्लेक्ट होता है उसके प्लेस के अंदर। तो वर्जिल जो है इज अ क्लासिकल राइटर, और उसकी राइटिंग्स जो हैं उससे एनियड से इंस्पायर होके इसने डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज लिखा है। सेकंड जो इसका प्ले है इन द रो इट इज टेम्बरलिन द ग्रेट, एंड इट इज वेरी फेमस प्ले। आज तक इसको पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है, जिसमें एक शेफर्ड की स्टोरी है, तमूर लंग जिसे आप उसके नाम से जानते हैं, कि वो किस तरीके से शेफर्ड के स्टेटस से उठता है और बादशाह का स्टेटस हासिल करता है। और फिर इसके अलावा इसके अंदर ब्लड शेड और ये सारी चीज़ें जो उसने जंगें लड़ी वो सब चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इस प्ले की वजह से क्रिस्टोफर मार्लो को काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल हुआ, जो लिटरी सर्कल से उसके अंदर जो है वो इसको पहचान हासिल हुई। और इसका ड्रामा ये जो था ये थिएटर के अंदर भी कामयाब ड्रामे के तौर पर उभर कर आया। डॉक्टर फास्टस जो कि आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, ये भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इट वॉज प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली रिटन अराउंड समवेयर 1580s। और डॉक्टर फास्टस के अंदर प्ले के अंदर उसने ट्रेजिकल हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री डिपिक्ट की है एक स्कॉलर की जिसका नाम डॉक्टर फास्टस है। ही इज़ एन एम्बिशियस इंडिविजुअल, कि वो ज़िंदगी में एम्बिशन रखता है, बड़े बड़े उसके मकासद हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, हर फील्ड का वो एक्सपर्ट है। इज़ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इज़ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ, इज़ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ थियोलॉजी, हर फील्ड का वो एक्सपर्ट है। लेकिन इसके बावजूद ही स्ट्राइव्स फॉर मोर नॉलेज, ये उसका एम्बिशन है कि ही वांट्स टू gain more and more knowledge। ठीक है, और अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू गेन मोर नॉलेज एंड इन ऑर्डर टू गेन मोर पावर ही सेल्स हिज सोल टू लूसीफर, कि वो शैतान को अपनी रूह बेच देता है और उसके बदले में 24 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट उसको हासिल होता है। यानी कि 24 बरस वो जो मर्जी करना चाहे वो उसके पास इख्तियार हासिल है। और मेफिस्टोफलीज जो कि सेकंड इन लाइन है सेटन का, उसको जो है वो डॉक्टर फास्टस की कमांड पे छोड़ दिया जाता है। जब कभी भी डॉक्टर फास्टस उसको मतलब बुलाएगा तो मेफिस्टोफलीज जो है वो हाजिर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका प्ले है ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा बड़ा खूबसूरत प्ले है, और ये भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ज्यू ऑफ माल्टा जो है इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो शेक्सपियर ने लिखा है, एंड उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ज्यू ऑफ माल्टा है। इसके बाद जो उसके आखिरी दो प्लेज हैं ये लेसर नोन प्लेज हैं। इसमें मैसेकर एट पेरिस है, जिसमें 15th सेंचुरी के एंड पे जो फ्रेंच कोर्ट के कहने पे मैसेकर हुआ, लोगों का ब्लड शेड हुआ, उसकी डिपिक्शन है। फिर एडवर्ड टू के हवाले से आखिरी प्ले है उसका। एडवर्ड टू के अंदर उसने, तो एडवर्ड टू के अंदर मार्लो जो है वो जो बादशाह था एडवर्ड टू, उसके वीकनेस एज द किंग और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उसके ऊपर वो क्रिटिक करता है। और इस प्ले से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई कि जो आर्ट है, पर्टिकुलरली ड्रामेटिक आर्ट जो है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है टू कमेंट ऑन द सीरियस इश्यूज रिलेटेड टू द सोसाइटी। पर्टिकुलरली एलिजाबेथन सोसाइटी के अंदर वो लिख रहा था तो वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन इन जनरल किसी भी माशरे के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं यूजिंग दी ड्रामेटिक आर्ट। अच्छा, लिटरेचर की फील्ड में मार्लो की जो खिदमात हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिमिटेड नहीं है
ड्रामा राइटिंग तक, रादर उसने लिरिक पोइट्री भी लिखी है और इसके अलावा कुछ ट्रांसलेशंस जो हैं वो भी उसने की हैं। छोटा सा इसका लिटरेरी कैरियर था, ज़ाहिर है बड़ी यंग एज में इसकी डेथ हो गई। तो इस छोटे से लिटरेरी कैरियर के अंदर 7 प्लेज इसने लिखे हैं और इन 7 में से 4 जो है वो ट्रेजिडीज़ हैं जो कि आज तक परफॉर्म की जाती हैं, आज तक रीड की जाती हैं, जिनके नाम ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। उनमें से एक डॉक्टर फॉस्टस है, टेम्बरलिन द ग्रेट है, फिर द ज्यू ऑफ द माल्टा है। अच्छा, क्रिस्टोफर मार्लो जो है इसको समझा ये जाता है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो का जो इम्पैक्ट है शेक्सपियर की ग्रोथ के ऊपर और उसके प्लेस के ऊपर, उसको तकरीबन यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है और एक्नॉलेज किया जाता है। ठीक है, कि ज़ाहिर है मार्लो जो है उसने बेसिकली तो प्ले राइटिंग का आगाज़ किया ना। तो शेक्सपियर के प्लेस की जिन लोगों ने स्टडी की, अकॉर्डिंग टू देम के 7 जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, उसमें शेक्सपियर ने इंटेलेक्चुअली क्रिस्टोफर मार्लो से बारो किया है और इसके अलावा देर आर 11 मोर प्लेज के जो सजेस्ट करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो का इन्फ्लुएंस। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो था ये बेसिकली बहुत बड़ा इनोवेटर था। इनोवेटर इस सेंस में था कि मार्लो से पहले जो इंग्लिश ट्रेजिडी लिखी जाती थी वो प्रोज में लिखी जाती थी। तो मार्लो ने आके यहाँ पे ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, ब्लैंक वर्स जो है इट इज़ एम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, यानी कि रिदम होता है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं लाइंस और इक्वल इनका वेटेज होता है। ठीक है, राइम नहीं करती आपस में, ये रिदम होता है, रिदमिक लाइंस होती हैं लेकिन राइम नहीं करती। और इवन के जहाँ तक ट्रेजिडी का ताल्लुक है तो क्रिस्टोफर मार्लो से पहले जो ओरिजिनल ट्रेजिडी है यानी कि लिटरी ट्रेजिडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि मेरिकल प्लेज, मॉरलिटी प्लेज होते थे, चर्च के हाथ में ड्रामा था और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिलीजियस नेचर की होती थी। इवन कि आप क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस देखें तो इट इज़ आल्सो रूटेड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, जो कि रिलीजियस ट्रेडिशन है ना, ज़ाहिर है उसकी रिलीजियस रूट्स हैं। डॉक्टर फॉस्टस जो है प्ले जो कि आप सिलेबस में पढ़ेंगे। तो ये जो इनोवेशंस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने की, ये इनोवेशंस जो हैं, इन इनोवेशंस ने रास्ता सीधा किया, रास्ता प्रिपेयर कर दिया विलियम शेक्सपियर के लिए। और शेक्सपियर जो है फिर उसने जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो के पैटर्न पे जो है वो डेवलप किए। आपने ऊपर देखा कि उसका प्ले था एडवर्ड टू। तो एडवर्ड टू को मॉडल रखते हुए शेक्सपियर ने जो अपने हिस्ट्री प्लेज हैं वो उसी तरीके पे डेवलप किए। जो इसकी लाइफ है क्रिस्टोफर मार्लो की, इट इज ओवरशैडोड बाय मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, ऐसे लगता है कि जैसे इसकी लाइफ जो है वर्क ऑफ फिक्शन। डेथ जो पर्टिकुलरली उसकी है वो आज तक लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डिड ही डाई। अब ये चूंकि इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा शख्स था, तो जब ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं तो वो रिलीजन के हवाले से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरी ये है कि ही वाज बिकमिंग एन एथीस्ट, और ज़ाहिर है जो ओवरवेलमिंग किस्म की क्रिश्चियन सोसाइटी होती है उसके अंदर एथीज़म, या जैसे आप अपना मुआशरा देख लें तो यहाँ पे अचानक को बंदा कहे कि मैं जी रिलीजन को छोड़ता हूँ, तो लोग उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये उसके ऊपर ब्लेस्फेमी के भी इल्ज़ामात लगाए गए, इसके अलावा कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए। एक थ्योरी ये है कि उसके साथ कोई और प्ले राइट था, उसने इसके टेक्स्ट जो है वो छीनने के लिए तो इसको बिट्रे किया, मरवा दिया। तो वेरियस जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं। 18 मई 1593, यहाँ पे 1993 लिखा है लेकिन इट इज़ 1593। 1593 में मार्लो का अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अरेस्ट वारंट जो जारी किया गया उसके ऊपर कोई रीज़न नहीं दिया गया, मतलब कि ये कोई जो है वो अंदरूनी मामला था। ज़ाहिर है उसका ताल्लुक एजेंसीज के साथ भी बताया जाता है। ठीक है, इस वारंट के इशू होने के चंद दिनों के बाद क्रिस्टोफर मार्लो जो है ही वाज स्टैब्ड टू डेथ। जिस जगह पे उसको स्टैब किया गया वहाँ पे ब्रॉथल भी नज़दीक था, वहाँ पे थिएटर भी नज़दीक था, दोनों चीज़ें जो है वो उसकी विसिनिटी में थी। तो अब ज़ाहिर है अ, उसकी कोई भी जो है वो रीज़न हो सकती है। जो ऑफिशियल अकाउंट था क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ का, इट वाज फाउंड आफ्टर यू कैन से मोर देन 325 ईयर्स लेटर, 330 साल के बाद उसका ऑफिशियल अकाउंट रिलीज किया गया डेथ का।
एंड उस ऑफिशियल अकाउंट के अंदर भी कोई जो मतलब कि डेफिनेट और कंक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं प्रोवाइड की गई, और उसकी मौत के बाद उसके ऊपर एथीइज्म का प्रोपोगंडा और एथीस्ट होने के चार्जेस जो है वो भी लगाया गया। तो ज़ाहिर है जो आप उसका प्ले पढ़ेंगे डॉक्टर फास्टर्स, तो उसके अंदर वो जो डिपिक्ट करता है जिस अंदाज से रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को, और जिस अंदाज से पोप की मतलब के तौहीन हो रही है वहाँ पे, तो उससे लगता ये है कि वो ऑब्वियसली रिलीजन से हट चुका था। तो मार्लो को टाइटल दिया जाता है एज अ फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी, क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेजिडी है उसका आगाज क्रिस्टोफर मार्लो से होता है। उसने वो मेरिकल प्लेज और मोरालिटी प्लेज से जान छुड़ाई, और जो रियल मतलब कि ट्रेजिडी है इन इंग्लिश लैंग्वेज उसका आगाज किया। और इसके अलावा ही इज़ दी क्रिएटर ऑफ इंग्लिश ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में इससे पहले शायरी लिखी जाती थी, लेकिन मार्लो ने ड्रामा राइटिंग जो है वो भी ब्लैंक वर्स में इंट्रोड्यूस कराई। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, प्रीवियस जाएं, तो इससे पहले कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो भी ब्लैंक वर्स के अंदर ही लिखी गई थी, लेकिन ड्रामेटिक फॉर्म के ऊपर इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका आगाज किया। तो इंग्लिश ड्रामा जो है पर्टिकुलरली जो एलिजाबेथन एज का ड्रामा है, इट इज़ ग्रेटली इंडेटेड टू क्रिस्टोफर मार्लो, बिकॉज उसने थीम्स इंट्रोड्यूस कराया, जो उसने पोइटिक डिक्शन यानी कि ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस कराई, स्टाइलिस्टिक इनोवेशन जो थी, स्टाइल को चेंज किया, और जो रेट्रिकल एलोकेंस तो उसने इंट्रोड्यूस कराई अपने प्लेस के अंदर। तो इस वजह से एलिजाबेथन थिएटर जो है इट इज़ ग्रेटली इन डेट टू क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, अब आपको इसको लाइफ का और इसके मेजर वर्क्स का पता चल गया, टैम्बरलिन का आपको पता चल गया, यू हैव यू नो कि इसने जो है वो डॉक्टर फास्टस लिखा है, यूरो के इसने ज्यू ऑफ द माल्टा लिखा है। तीन मेजर ट्रेजिडीज हैं, उनके नाम आपको एटलीस्ट पता चल गया। ठीक है, और इसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी आपको पता चल गया, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है पर्टिकुलरली फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी कहलाता है, ये इसका टाइटल है। जो भी प्ले राइटर आप पढ़ते हैं उसका टाइटल याद रखा करें कि इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी। ठीक है, और इसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कराया इंग्लिश ट्रेजिडी के अंदर। सो दैट इज ऑल फॉर लाइफ एंड वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो।